बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए सेकंड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने संतुलित आहार क्या होता है इस बारे में जाना था। आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षात्मक तत्व जल यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट वाटर। सुरक्षात्मक तत्व जल क्या होते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सीजन के बाद शरीर की दूसरी प्राथमिक आवश्यकता जल ही है। भोजन के बिना व्यक्ति कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, पर पानी के बिना व्यक्ति कुछ दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। जीवित रहने का समय जल की क्षति पर निर्भर करता है। जल का जीवन के लिए पोषण महत्व एक जर्मन शरीर क्रिया वैज्ञानिक रूबनर ने इस प्रकार व्यक्त किया। भूखा जंतु उस समय तक जीवित रह सकता है जब तक उसके शरीर में समस्त ग्लाइकोजेन और वसा व शरीर की प्रोटीन के आधे भाग तक की क्षति हो जाए, परंतु शरीर से 20% जल की भी क्षति हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। जल की शरीर में मात्रा लगभग 65% होती है। प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा शिशु तथा बालकों के शरीर में जल की मात्रा अधिक रहती है। जिन व्यक्तियों के शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम रहती है। दुबले पतले व्यक्तियों के शरीर में जल का भाग अधिक होता है। शरीर में कुल उपस्थित जल का 3/4 भाग कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहता है तथा शेष 1/4 भाग कोशिकाओं के बाह्य तत्वों प्लाज्मा, लसिका आदि में उपस्थित रहता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा का भार शरीर के भार का 4% होता है। आगे हम जानेंगे जल के कार्य। जल के क्या कार्य होते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। जल शरीर में निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। हमारा पहला पॉइंट है शरीर निर्माणक कार्य यानी बॉडी बिल्डिंग। क्या होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। जल शरीर में विभिन्न अंगों व द्रवों की रचना में भाग लेता है। जल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका व ऊतकों में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। जो अंग अधिक क्रियाशील रहते हैं अथवा जिनमें चयापचय की क्रियाएं अधिक तेजी से होती हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे यकृत व मस्तिष्क आदि। दांत वसायुक्त ऊतकों तथा अस्थियों जैसे अपेक्षाकृत निष्क्रिय अंगों में जल की मात्रा क्रमशः 10% होती है, जबकि मांसपेशियों में जल की मात्रा 80% तक होती है। हमारा अगला पॉइंट है वस्तुओं को घुलनशील बनाने में क्या है इस बारे में हम पढ़ेंगे। जल एक अच्छा घोलक है जिसमें प्रायः सभी वस्तुएं वसा में घुलनशील पदार्थों को छोड़कर घुल जाती हैं। पोषक तत्वों को कोशिकाओं में पहुंचाने के योग्य बनाने के लिए पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। पाचन क्रिया में भी जल सहायक होता है। भोजन को चबाने तथा नरम बनाने में जल सहायक होता है। जल पाचक रसों को तरल रूप देता है तथा पाचन अंगों में भोजन को क्रियाशीलता प्रदान करता है। हमारा अगला पॉइंट है ताप नियंत्रण के रूप में। क्या होता है ताप नियंत्रण के रूप में इस बारे में हम पढ़ेंगे। जल शरीर में ताप नियंत्रण के रूप में भी कार्य करता है। जल द्वारा ही शरीर के विभिन्न भागों में संबंध रहता है। जल का संबंध एक अंग से दूसरे अंगों में होता रहता है। इस प्रकार पूरे शरीर का तापक्रम नियामक रहता है। जब भी शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है तो हमारी त्वचा व श्वास संस्थान से जल वाष्प या पसीने के रूप में उत्सर्जित होने लगता है।
जब यह जल वाष्प या पसीना बनकर उड़ता है तो वाष्प बनने के लिए जल शरीर से अतिरिक्त गर्मी अवशोषित कर लेता है। हमारा अगला पॉइंट है शरीर के वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकलना। क्या होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। जल शरीर में उत्पन्न हुए वर्ज्य पदार्थों को अधिकांश मात्रा में अपने घोल लेता है तथा इन्हें उत्सर्जन अंगों जैसे यकृत व वक्र तक पहुंचा देते हैं, जहां से यह शरीर से बाहर निकाल लिए जाते हैं। कुछ वर्ज्य पदार्थ पसीने में त्वचा से भी बाहर निकाल दिए जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पोषक तत्वों का हस्तांतरण। पोषक तत्वों का हस्तांतरण किस तरह से होता है इस बारे में हम जानेंगे। जल शरीर के पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी करता है, जैसे अवशोषण किए हुए ग्लूकोज का शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। हमारा अगला पॉइंट है शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा। जल हमारे शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा किस प्रकार से करता है इस बारे में हम जानेंगे। विभिन्न नाजुक अंग एक थैली में बंद रहते हैं। इस थैली में द्रव भरा रहता है। यह द्रव बाहरी झटकों व आघातों से अंगों की सुरक्षा करता है, जैसे हृदय व मस्तिष्क के चारों तरफ उपस्थित द्रव। हमारा अगला पॉइंट है स्नेहक के रूप में कार्य। स्नेहक के रूप में कार्य जल किस प्रकार से कार्य करता है इस बारे में हम जानेंगे। जल संधियों तथा आंतरिक अंगों के लिए स्नेहक का कार्य भी करता है। संधि तथा शरीर के आंतरिक अंग जल से घिरे रहते हैं। जल इनको नम बनाए रखता है। इस काम के कारण रक्त वाहिनियों तथा कोशिकाओं के बीच के आवागमन में सुगमता रहती है। अब हम जानेंगे शरीर के लिए जल की प्राप्ति के साधन। शरीर के लिए जल की प्राप्ति के साधन क्या क्या होते हैं, किन किन रूपों में हमें जल प्राप्त होता है इस बारे में हम जानेंगे। शरीर को जल 3 साधनों से प्राप्त होता है। नंबर 1 पेय के रूप में जल, नंबर 2 भोज्य पदार्थों में उपस्थित जल, नंबर 3 शरीर में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त जल। पेय पदार्थ के रूप में जल की काफ़ी मात्रा ली जाती है। यह पेयजल चाय, कॉफ़ी, शरबत, जलजीरा, सूप आदि के रूप में लिया जाता है। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 4 लीटर तक जल ग्रहण करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में भी कुछ न कुछ जल की मात्रा उपस्थित रहती है। वह भोज्य पदार्थ जो शुष्क कहलाते हैं भी जलयुक्त होते हैं। आगे बात करते हैं। शरीर में हुई क्रियाओं के द्वारा निकले जल को चयापचयी जल कहते हैं। इसी तरह प्रोटीन व वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा भी चयापचयी जल उत्पन्न होता है। भोज्य तत्व निम्न मात्रा में जल उत्पन्न करते हैं, जैसे 100 ग्राम वसा में 107.1 ग्राम जल होता है। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 55.5 ग्राम जल देता है। 100 ग्राम प्रोटीन 41.3 ग्राम जल देता है। एक औसतन आहार में चयापचयी जल की मात्रा लगभग 300 से 400 ग्राम होती है। शरीर से जल का निष्कासन। शरीर से जल का निष्कासन किस प्रकार से होता है इस बारे में हम जानेंगे। शरीर से अधिकतर जल का निष्कासन गुर्दे तथा त्वचा के माध्यम से होता है। शरीर से जल के निष्कासन की मात्रा ग्रहण किए हुए जल की मात्रा शरीर की अवस्था, वातावरण का तापक्रम तथा शरीर की क्रियाशीलता आदि से प्रभावित होती है। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के गुर्दों से प्रतिदिन लगभग 180 लीटर जल फिल्टर होता है। इस जल का 99% रक्त पुनः रक्त द्वारा अवशोषित हो जाता है तथा 500 से 2000 मिलीलीटर पेशाब के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। पेशाब की मात्रा लिए गए जल की मात्रा पर निर्भर करती है।
यदि शरीर से पसीना तेजी से निकल रहा है, उस स्थिति में पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। त्वचा से जल का निष्कासन मुख्य रूप से पसीने के रूप में होता है। जल की कुछ मात्रा त्वचा के द्वारा निरंतर वाष्पीकृत होती रहती हैं। हम बात करते हैं शरीर में जल का संतुलन। शरीर में जल का संतुलन किस प्रकार से होता है, इस बारे में हम जानेंगे। शरीर में जल का संतुलन रहना अति आवश्यक है। शरीर में ली गई जल की मात्रा यदि निष्कासित जल की मात्रा के समान है तो शरीर में जल का संतुलन कहलाएगा। शरीर में सामान्य रूप से जल का संतुलन बना रहता है, यद्यपि जल की ली गई मात्रा प्रतिदिन भिन्न भिन्न होती है। आगे बात करते हैं हम। बहुत अधिक वमन होना, अतिसार होना, रक्तस्राव होना, ज्वर रहना, अधिक पसीना निकलना तथा शरीर जल जाने की स्थिति में शरीर से जल का निष्कासन बढ़ जाता है। इस तरह शरीर में जल की अत्यधिक कमी हो जाती है। इस स्थिति को ऋणात्मक जल संतुलन कहते हैं। यदि शरीर से 10% जल की हानि हो जाती है तो स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर हो जाती है। यदि शरीर में ली गई जल की मात्रा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो यह धनात्मक जल संतुलन कहलाता है। आगे बात करते हैं हम जल की कमी से होने वाली हानियाँ। जल की कमी से होने वाली हानि क्या क्या हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। शरीर में अत्यधिक जल की कमी होने पर शरीर में उत्पन्न हुई गंदगी को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। गुर्दों में विकार आ जाता है, वे ठीक से कार्य नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का वजन कम होता जाता है। लगातार दस्त या उल्टी होने की अवस्था से मनुष्य निर्जलीकरण की स्थिति में आ जाता है। यदि इस अवस्था में रोगी का तुरंत उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आगे बात करते हैं हम जल की दैनिक आवश्यक मात्रा। मनुष्य को जल प्रतिदिन कितना लेना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। सामान्य स्थिति में प्यास की भावना जल की आवश्यकता बताती है। अत्यधिक मात्रा में लिया गया द्रव गुर्दों द्वारा निष्कासित हो जाता है। सामान्य रूप से एक प्रौढ़ व्यक्ति को 6 से 8 गिलास जल लेना चाहिए। अत्यधिक गर्म वातावरण तथा अधिक क्रियाशीलता जल की आवश्यकता बहुत बढ़ा देते हैं। यदि व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता 2400 कैलोरी है तो उसे 2400 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। सभी बच्चों को मेरा नमस्कार।